हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और मैम 10 मंथ्स कैसे, तो पता नहीं है अभी तक। आर यू लिविंग अंडर अ रॉक? 1 और 2 मई 2027 को अपना मेंस होने वाला है। ठीक है, तो डे टू डे हमारे पास में 10 महीने मेंस के लिए हैं। और 6 दिसंबर 2026 को आपका प्री होने वाला है। डेट चेंज हो गई है, पहले 29 नवंबर था, अब 6 दिसंबर हो गया है। तो 5 महीने इसके हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में मेंस के लिए क्योंकि 10 महीने बाकी हैं, तो हम अपने टाइम को बहुत अच्छे से पढ़ाई के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रश के हम पढ़ाई कर सकते हैं और सब्जेक्ट्स को एक तरह से मैनेज कर सकते हैं। राइट, हम मल्टीपल तैयारियां कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस लगेगी, हम राइटिंग प्रैक्टिस को भी अपनी प्री की तैयारी के साथ में इजीली कंफर्टेबली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं आज। चलो इसी के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, चलो ना, हमें क्या क्या पता है, हमारा सिलेबस हमें पता है, प्री का सिलेबस। ठीक है, मेंस के सिलेबस से कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल मेंस में हमारे पास में मैनेजमेंट है। ठीक है ना, मेंस में हमारे पास में सोशियोलॉजी है, योगा है, लॉ है, इसके अलावा हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट है। तो इस तरह के हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो मेंस में हैं, है ना। ये हमारे प्री में नहीं है। प्री में हमारे पास में क्या क्या है? प्री में हमारे पास में हिस्ट्री है, जिसमें इंडिया और राजस्थान की आएगी। प्री में हमारे पास में आर्ट एंड कल्चर है। अगर किसी को ऐसा है कि मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी हमेशा से हैबिट कैलीग्राफी लिखने की ही है, तो मैं बता देती हूँ। दिस इज हिस्ट्री, दिस इज आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट हमारे पास में साइंस एंड टेक है। उसके बाद में हमारे पास में ज्योग्राफी है। राइट, उसके बाद में हमारे पास में क्या है? हमारे पास में इकोनॉमिक्स है, हमारे पास में पॉलिटी है, हमारे पास में मैथ्स एंड रीजनिंग है, हमारे पास में करंट अफेयर्स है। ठीक है, मिसलेनियस जिसमें टॉपिक्स आते हैं करंट अफेयर्स के, जो कि इन सभी सब्जेक्ट्स की न्यूज से रिलेटेड नहीं है, बस मिसलेनियस है। फॉर एग्जांपल फेमस पर्सनालिटीज, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इनकी लिस्ट आ गई है। राइट, जैसे आर माधवन को मिला है ना, पर आप सबको भी इसी नाम का पता है। मुझे कमेंट करके बताओ कि आर माधवन के अलावा कौन कौन है जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला है। कोई एक एक नाम भी बता दो कमेंट्स में। नहीं याद किया अभी तक, है ना। स्पोर्ट्स में हमें नाम जानने ज़रूरी हैं। कोई नया कहीं पे भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वो क्रिकेट से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है, आरपीएससी को पता है, आरएस एग्जाम को पता है, डिपार्टमेंट को, कि क्रिकेट का सबको पता है। ठीक है ना। इसको आप अगर टीवी पे नहीं भी देख रहे हो ना, तो न्यूज़पेपर्स वगैरह इतना इनको कवर करते हैं कि आप ना जानते हुए भी क्रिकेट के बारे में सब कुछ जानते हो। ठीक है, मुझे याद नहीं है कि मैंने शायद आज 20 साल पहले मैंने कोई क्रिकेट मैच देखा होगा, उसके बाद मैंने मैच नहीं देखा, लेकिन आज भी मुझे अपनी टीम के सारे मेंबर्स का नाम का पता है, कौन कैप्टन है, किसने कितना स्कोर किया है, क्या है क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूज़ में इतना ज़्यादा आता है, घर पे इस बारे में बात होती है। राइट, तो दूसरे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ जो होते हैं वो हम उनको भूल जाते हैं। यहाँ पर वो ये पूछेंगे, करंट अफेयर्स में वो ये पूछेंगे, पैरालंपिक्स वगैरह हुए हैं अगर कोई, ठीक है, तो फिजिकली हैंडीकैप लोग जो हैं, अगर वो कोई मेडल वगैरह लेकर आए हैं किसी भी टूर्नामेंट वगैरह में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से आएंगे, बट ये हमारा बल्क है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये एग्जैक्ट चीज़ यहाँ पर भी है, सिर्फ मैथ और रीजनिंग को छोड़ के, है ना। यहाँ पर पेपर 4 आता है इंग्लिश और हिंदी का, है ना। इंग्लिश हिंदी 70 मार्क्स की है, जिसमें ठीक है मुझे पता है कि हिंदी में 80 लिखा हुआ था मैम, इंग्लिश में 60 लिखा हुआ था मैम, लेकिन उसके बाद में हमारे पास में 40 मार्क्स का क्या है क्या नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। 70-90 लिखा हुआ है, तो क्योंकि हिंदी के पेपर में 10 मार्क्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा, तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो मैं मानती हूँ कि वहाँ से 10 मार्क्स हटाओ और इंग्लिश वगैरह में उसमें डालो, तो 8 2 16, 80 मार्क्स दोनों के होते हैं, और 40 मार्क्स का आपका ऐसे होगा। ठीक है, यस, तो इंग्लिश हिंदी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है मेंस में, जो कि यहाँ नहीं आता है। इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। तो हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक ये था कि 5 महीने में प्री की स्टडी करो और 10 महीने के लिए मेंस है, मेंस की स्टडी करो ना। मेरा ये मानना है कि जब आप 5 महीने के लिए प्री की स्टडी कर रहे हो तो उन सब्जेक्ट्स को तो पढ़ ही रहे हो जो सिर्फ प्री में है, लेकिन उन सब्जेक्ट्स को राइटिंग प्रैक्टिस करके पढ़ो जो प्री में है और मेंस में भी हैं। यानी कि आपके ये सब्जेक्ट्स जो सिर्फ प्री में नहीं है, जो कि मेंस में भी हैं, इनकी राइटिंग प्रैक्टिस करो। 10 महीने की राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, मोर देन इनफ होती है आपकी राइटिंग, आपके आंसर्स में 4 चांद लगाने के लिए। दूसरी चीज़, जब आप लिखते हो किसी चीज़ को तो आपको वो याद भी ज़्यादा रहता है।
आपकी मेमोरी बूस्ट करने के लिए राइटिंग इंपॉर्टेंट है। तो जब आप राइटिंग करते हो, और राइटिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरी तरह लिखना शुरू कर दो कैलीग्राफी। मेरे को आज, बच्चा कितने साल का होता है जब स्कूल जाना शुरू करता है? 4 ईयर्स का, है ना। तो मैं तब से लिख रही हूँ, और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब से मैंने प्रॉपर्ली पेन या पेंसिल पकड़ना सीखा है ना, तब से मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। लिखावट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपकी हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, जो कि क्लियर होनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ने योग्य होनी चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा खुचड़ पुचड़ करके लिखोगे ना तो कॉपी चेक नहीं होती अच्छे से, और अगर कॉपी अच्छे से चेक नहीं होती है, एग्जामिनर को कॉपी चेक करते हुए मज़ा नहीं आता है, साफ सुथरा नज़र नहीं आता है, तो मार्क्स काटते हैं। मतलब मार्क्स काटते नहीं है, वो मार्क्स कम देते हैं। ठीक है, तो हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ लिखावट ही साफ नहीं होनी चाहिए। जो आप लिख रहे हो, जो शब्द आप कागज़ पे उतार रहे हो ना, उन शब्दों में भी दम होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे। बहुत आसान है, बहुत डायरेक्ट है, मैं बताती हूँ कैसे करना है। जो भी आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनमें जो भी टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ाई कर रहे हो, उनको पैराग्राफ वाइज लिखना शुरू कर दो। ये आपके शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे, आपके शॉर्ट नोट्स अलग चीज़ होती है, राइट। शॉर्ट नोट्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ। शॉर्ट नोट्स आपके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को फर्स्ट टाइम रिमेंबर करने के लिए होता है, कि मुझे याद हो जाए। लेकिन उसको लिखो ताकि राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए और मेंस में इस चीज़ को लिख सको, कागज़ पे उतार सको, वरना नहीं पॉसिबल होगा, राइट। तो शॉर्ट नोट्स एक अलग कहानी होती है, एक अलग चीज़ होती है। राइटिंग प्रैक्टिस करो तो आपका शॉर्ट नोट्स से प्री का सिलेबस कवर हो रहा है, और इसी शॉर्ट नोट्स के जो टॉपिक्स हैं, इनको जब राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, जब फुल सेंटेंसेस में इसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे, अपने ओपिनियंस लिखोगे, क्रिटिकली एनालाइज करोगे, इवैल्यूएट करोगे टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को अपने भाषा में लिखोगे पैराग्राफ टू पैराग्राफ, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ तक होल्ड करके रखो। मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये काम आपको ऐसे करना ही है। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरा तरीका बताती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का। खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चंस आएंगे दो तरीके के। प्री में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? प्री में आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनको अपन MCQs बोलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के ऊपर 4 ऑप्शंस होंगे, 5वां ऑप्शन डिड नॉट अटेम्प्ट होगा। उस एक क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोई सा एक ऑप्शन आपका सही होगा। या तो वो मैच द फॉलोइंग होगा, या फिर वो सेंटेंस असर्शन और रीजनिंग का होगा, या फिर वो क्या कहते हैं उसको, टेबुलर फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होगी, या फिर वो करेक्ट इनकरेक्ट पूछेंगे, या फिर वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस पूछेंगे। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है MCQ बेस्ड। और दूसरे क्वेश्चंस होते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके आते हैं मेंस में, जहां आपको लिखना है, राइट। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 3 तरीके के होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होते हैं, कोई और तरीका नहीं होता है, बट ये 3 तरीके जो होते हैं, ये मोस्ट कॉमनली सीन क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट होते हैं एक्सप्लेनेटरी, जिसमें वो आपसे बेसिक एक्सप्लेनेशन पूछेंगे। एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ आप डेफिनेशन लिखोगे, यहाँ पर आप एक्सपीरियंसेस लिखोगे, यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स दोगे, रियल लाइफ कंपेरिजन्स करोगे, ऐसे ये होते हैं एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस। तीसरे क्वेश्चंस होते हैं क्रिटिकल क्वेश्चंस। यहाँ पर आपसे वो क्रिटिकली एनालाइज करवाएंगे, क्रिटिकली ऑब्जर्व करवाएंगे, आपका ओपिनियन पूछेंगे कि इसको क्रिटिसाइज करो, ये पॉइंट का क्या मतलब है, इसमें से कमियां निकालो। कहने का मतलब, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, या क्वेश्चन जिस भी टॉपिक पे बात कर रहा है, उसकी नुक्स निकालनी है। ठीक है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं निकालना है, लिखने के तरीके अपन को सीखने हैं। और तीसरी चीज होती है एनालिसिस। इसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दोगे टॉपिक के बारे में, जो भी क्वेश्चन में आया है, और एनालिसिस करोगे। इसमें नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दोनों आते हैं, पर्सनल ओपिनियंस आते हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आते हैं, सब कुछ आता है इसमें। और यही होते हैं जो एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको खूब सारे वर्ड्स लिखने हैं। 500-500 शब्द जहाँ लिखने हो जाते हैं ना कभी कभी, वो यही होते हैं। लेकिन हमारे RS एग्जाम में क्या होता है, ये जो 500 शब्द होते हैं, ये 500 शब्दों के फॉर्म में नहीं होते, हमें शब्द कम करने हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन तीनों की प्रैक्टिस बहुत आसानी से इनसे हो सकती है, जो हम प्रीलिम्स के फॉर्म में याद करेंगे। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, तो यहीं पर इसकी तैयारी हो सकती है, जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको सॉल्व करने हैं। पढ़ाई करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे प्री के लिए, डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाओगे, जिसमें टॉपिक्स को लगभग 400, 500, 600 शब्दों में आप खुद अपने शब्दों से, अपनी समझ से एक्सप्लेन करोगे, राइट। और फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। प्री के लिए MCQ फॉर्मेट सॉल्व करोगे, मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट सॉल्व करोगे। मैम इसका तो आंसर मिल जाएगा, इसको कौन चेक करेगा कि मैंने सही भी किया है या नहीं किया है? तो अपने क्वेश्चन चेक करवाओ। कैसे चेक करवाओगे? RS ओनली पे चेक करवाओ।
हम क्वेश्चंस भी देते हैं, उनके आंसर्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें आंसर्स दोगे, हम उसके क्रिटिकली चेक वक करेंगे उसको, आपको मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। मैम कैसे होगा? तो पासेस ले लो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास में अवेलेबल हैं और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। तो टेस्ट सीरीज आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिलेगी, मिक्स टेस्ट भी मिलेंगे, एमसीक्यू बेस्ड प्री टारगेट करने के लिए भी मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे मेंस के टारगेट के अनुसार, ठीक है। अब इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो एक फ्री काउंसलिंग फॉर्म है, उसको फिल कर दो, फ्री में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। या फिर एक फ़ोन नंबर दिख रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर कॉल करो और इसके लिए डिटेल में पूछ सकते हो कि मैम ने बोला था टेस्ट सीरीज है तो किस टाइप की है, कैसे सॉल्व होएगा, मैं आंसर कैसे प्रोवाइड करूँ, मुझे किस तरह से मार्क्स मिलते हैं, कहाँ इसका डिस्कशन हो सकता है, एवरीथिंग। मैं खुद भी अवेलेबल होती हूँ, तो स्टाफ आपका मेरे से बात करवा सकता है। इतना समझ में आ गया? यस। शॉर्ट नोट्स, डिस्क्रिप्टिव नोट्स, शॉर्ट नोट्स से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, डिस्क्रिप्टिव नोट्स से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ऐसे करो। 10 महीने, ट्रस्ट मी, 10 मंथ्स मेंस के लिए बहुत होते हैं। 10 महीने पहले आपको डेट बता दी मेंस की, ये अच्छी न्यूज़ है, दिस इज़ एक्चुअली गुड न्यूज़। और एग्ज़ाम, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी एग्जाम्स मैंने देखे हैं, चाहे वो कैट एग्ज़ाम और जीमैट और जीआरईज, इनसे लेकर यूपीएससी आरपीएससी के एग्ज़ाम में बता दूँ, एसएससी के एग्ज़ाम बता दूँ, बहुत रेयर, गिनती टिप्स पे मैं गिन सकती हूँ, 2-3 बार ही हुआ होगा जब एग्ज़ाम प्रीपोन हुआ है, यानी कि एग्ज़ाम की तारीख जो दी हुई है उससे पहले एग्ज़ाम होने का दूसरा तारीख आ जाए। 99% केसेस में एग्ज़ाम पोस्टपोन ही होता है या फिर जो डेट दी हुई है उसी दिन एग्ज़ाम होता है। तो 99% श्योर है कि आपका एग्ज़ाम 1 और 2 मई को ही होगा, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 5 महीने प्री के लिए अच्छे हैं, अच्छा टाइम है। चाहे आप अभी भी अगर तैयारी शुरू करो ना, आपको लगता है कि भाई मैंने तो अभी भी शुरू किया है, मैं क्या ही मैनेज कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, आप कर सकते हो, ठीक है। कोई कमी नहीं है आपके अंदर, आप कर सकते हो, पढ़ाई सब कर सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए कि क्या जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मैं रेगुलरली कर रहे हूँ कि नहीं। अगर आप रोज़ नहीं कर रहे हो, रेगुलरली नहीं कर रहे हो, पढ़ाई को हैबिट नहीं बना रहे हो तो मुश्किल है। लेकिन पढ़ाई की अगर हैबिट बन जाती है, रोज़ के 5-6 घंटे भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ दिल से ये किताब खोल के पढ़ रहे हो ना, तो हो जाएगा। इसीलिए लोग कट ऑफ ले जा पाते हैं ऊपर नीचे, तभी होती है वो। क्यों? क्योंकि मेहनत होती है। आपका कंपटीशन, अब आपने ये सुना होगा कि मेरा कंपटीशन कौन है, मैं ही हूँ मेरा कंपटीशन। खुद नहीं होता है कंपटीशन, ठीक है। ये मोटिवेशन की बात होती है कि मुझे मेरे में इंप्रूवमेंट चाहिए। सीट आप अपने आप से नहीं छीन रहे हो, कोई और आपसे सीट छीनेगा, ठीक है। कंपटीशन दूसरा ही होता है और आपको ये मान के चलना है कि दूसरा मेरे से बेटर ही है, तो मुझे उसको क्रॉस करना है, मुझे उसको क्रॉस करना है तो मुझे और मेहनत करनी है, और अगर मुझे और मेहनत करनी है वो ऐसे होगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। पढ़ाई करो, कोई भी क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन भी आपके लिए ओपन है और मैंने फ़ोन नंबर बता दिया है ऑफिस का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टॉक टू देम, गेट काउंसल्ड, काउंसलिंग फॉर्म है, जितना डिटेल में जो क्वेरी आपकी है। और क्वेश्चन पूछने में कोई शर्म नहीं होती है, देयर इज़ नो स्टूपिड क्वेश्चन। एक आपने सुना होगा, देयर इज़ अ प्रोवर्ब, इंग्लिश प्रोवर्ब, देयर इज़ नो स्टूपिड क्वेश्चन। कभी भी कोई भी सवाल बेवकूफ़ाना नहीं होता है। किसी को कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, कैसी भी क्वेरी हो सकती है, कैसा भी कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको सारे कन्फ्यूजन के आंसर्स मिलेंगे। नया बैच चाहिए, मैम इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ मैं, लेकिन मेरे को कहीं पे अच्छी बुक्स नहीं मिल रही हैं, तो आरएस ओनली पे अवेलेबल है। कैसे मिलेंगी? गेट योर काउंसिल, ठीक है ना। गेट योर काउंसलिंग, जो क्वेश्चन है पूछो आराम से। अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कोई क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन भी आपके लिए ओपन है, मैं सभी कमेंट्स चेक करती हूँ, और अगर नहीं कर पाती हूँ तो स्टाफ, अगर मेरे लिए अलग से स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है तो स्टाफ मेरे तक वो क्वेश्चन पहुँचाता है, ठीक है। चलो, पढ़ाई करनी है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऐसे आते हैं सॉल्व करने हैं, शॉर्ट नोट्स प्री के लिए बनाने हैं और डिस्क्रिप्टिव नोट्स मेंस के लिए बनाने हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, और अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।